हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं कमांडर संदीप धवन। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे जो कि इंडियन नेवी से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडियन नेवी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंडियन ओशन में, इंडियन ओशन रीजन में और इंडो पैसिफिक के लिहाज से। तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हो रही हैं इंडियन नेवी में, उनके बारे में हम बात करेंगे। इंडियन नेवी जो है 7th लार्जेस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट कह लीजिए नेवी है वर्ल्ड की। हालांकि मिलिटरली इंडिया जो है वो 4थे नंबर पे है, लेकिन इंडियन नेवी जो है वो 7वें नंबर पे है। इस समय इंडियन नेवी के पास 130 वॉरशिप्स हैं और 230 के लगभग एयरक्राफ्ट, जिसमें कि फाइटर्स, रिकॉन्सनेंस एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स हैं। लेकिन ये जो सीन है ये चेंज हो जाएगा 2027 तक, जब इंडियन नेवी में 170 वॉरशिप्स होंगी और लगभग 320 एयरक्राफ्ट होंगे। तो ये सिनेरियो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। इसके साथ साथ ही आपने देखा होगा कि हम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब यूएसए गए तो वहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े लिए गए चीज़ें, डिसीजंस लिए गए। उसमें NQ-9B जो कि 31 इंडिया के पास आ रहे हैं, उसमें से 15 जो हैं वो नेवी के पास आएंगे एज सी गार्डियंस। फिर नेवी ऑल्सो प्लान कर रही है कि 6 मोर P-8I जो LRMP है, लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, वो भारत में और मंगाए जाए। तो बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस चल रही है। लेकिन आज मैं कुछ छोटी से ज़्यादा बड़ी बातें करूँगा और उसमें आपको बताऊँगा कि 5 कुछ महत्वपूर्ण कदम अगले कुछ सालों में लगने वाले हैं, जिसका इम्पैक्ट भारतीय नेवी पे, इंडियन नेवी पे, इंडियन ओशन पे और इंडो पैसिफिक पे काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा। तो क्या है वो चीज़ें? पहली चीज़ देखते हैं हम, वो है INS विशाल। जी हाँ, INS विशाल कह लीजिए या IAC-2 कह लीजिए, जिसका पिछले दिनों भारतीय नेवल चीफ ने उसके बारे में कहा था कि हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उसके डिज़ाइन के ऊपर बातें चल रही हैं। पहले शुरू में था कि ये 65,000 टन का जहाज बनेगा, फिर फाइनली निर्णय लिया गया कि ये भी सेम कैटेगरी में रहेगा। दैट मीन्स 45 टन, 45,000 टन के ऊपर नहीं जाएगा ये। तो इसका मतलब जो जहाज की रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर फाइटर्स की और ये सब की रिक्वायरमेंट है, ये काफ़ी कुछ सिमिलर होगी। हालांकि नेवल चीफ ने कहा है कि हम इसके ऊपर ड्रोन्स भी रखेंगे, हम इसके ऊपर LRMP एयरक्राफ्ट रखेंगे, एवैक्स रखेंगे। ऐसी कुछ प्लानिंग चल रही है, सब कुछ प्लानिंग स्टेज पे है। तो जैसे ही इसके ऊपर डिटेल्स आएंगी हम आपको बताएंगे। पिछला जो हमारा IAC-1 था, दैट इज़ अभी कमीशन होके INS विक्रांत हो गया है, उसको लग गए थे 13 साल बनने में। जी हाँ, कोचीन शिपयार्ड में बना था और 13 साल लग गए थे। लेकिन अब कोचीन शिपयार्ड कह रहा है कि हमारे पास एक्सपर्टीज आ गई है, हमारे पास एक्सपीरियंस आ गया है। वो पहला एयरक्राफ्ट था, कैरियर था हमारा। तो सेकंड जो एयरक्राफ्ट कैरियर हम बनाएंगे, हम उसको 5 साल में बना देंगे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय नौसेना के लिए, इंडियन नेवी के लिए होने वाली है कि INS विशाल जो है वो हमारे साथ जुड़ेगा। कब तक जुड़ेगा कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है 2025 से लेकर 2030 के बीच में ये कभी भी जुड़ सकता है। दूसरी जो उपलब्धि मैं आपको बताऊंगा वो है नीलगिरी क्लास फ्रिगेट। जी हाँ, नीलगिरी क्लास फ्रिगेट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इसको प्रोजेक्ट 17 अल्फा या प्रोजेक्ट 17A भी कहते हैं। ये स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं। जी हाँ, स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का मतलब हो गया
कि इनको नॉर्मल तरीके से पकड़ा नहीं जा सकता, नॉर्मल तरीके से रेडार पे पेंट नहीं होंगी और दुश्मन इनको देखने में उसको मुश्किल होगी। तो इनका कंस्ट्रक्शन जो था शुरू हो चुका है 2017 से। 5 अब तक ये शिप्स बन चुकी हैं और 2 जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। इनमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इक्विपमेंट भी लगे हुए हैं। इन पे MF स्टार AESA रेडार है जो कि कैपेबल है AEGS रेडार जो US नेवी के पास है, उसकी जैसी कैपेबिलिटी है इसकी। फिर इनके ऊपर 32 बराक 8 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स होंगी, 2 RUB 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स होंगे। और ये फ्रिगेट्स जो है ये कोलकाता क्लास जो डिस्ट्रॉयर है, जबकि डिस्ट्रॉयर जो है काफ़ी कैपेबल मानी जाती हैं मोर देन फ्रिगेट्स, ये इन फ्रिगेट्स की कैपेबिलिटी, नीलगिरी क्लास की फ्रिगेट की कैपेबिलिटी जो है वो कोलकाता क्लास के बराबर होगी। तीसरा जो है आपको लेके चलता हूं मैं, वो है प्रोजेक्ट 18। तो प्रोजेक्ट 18 क्या है? ये है डिस्ट्रॉयर्स जो कि प्लान किए गए हैं, 8 डिस्ट्रॉयर्स। ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स होंगी या NGD। सबसे जो इसके ऊपर महत्वपूर्ण चीज आपको मैं बताऊं वो है 144 वर्टिकल लॉन्च सेल्स होंगे इसके ऊपर, 72 आगे होंगे और 72 मिड सेक्शन पे होंगे। इसके साथ साथ ही ब्रह्मोस 2 जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, उनका इसके ऊपर प्लान किया गया है। एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस का इस पे इंतज़ाम किया गया है। निर्भय मिसाइल्स का इसके ऊपर है, बराक एयर डिफेंस और SR SAMs, टॉर्पीडो लॉन्चर्स 533 mm, UCAVs, UAVs, जी हाँ ये होंगे और इसके ऊपर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है इनके जो लॉन्च सिस्टम के ऊपर। और साथ साथ ही इसके ऊपर 300 किलोवाट एंड 100 किलोवाट का लेज़र सिस्टम की भी बात चल रही है। और ये काफ़ी हैवी वेट डिस्ट्रॉयर्स होंगी, 14,000 टन्स, ऑलमोस्ट क्रूज़र के मुकाबले पे आ जाएंगी ये। तो ये बहुत बड़ा पंच होएगा भारतीय नौसेना में, और जब ये निकलेंगी तो उसको देखने में बहुत मज़ा आएगा। चौथी जो चीज़ है वो आपको लेके चलता हूँ, वो है S5 क्लास सबमरीन्स। जी हाँ, तो उस पर थोड़ा सा पहले आपको बता देता हूँ कि S5 क्लास सबमरीन्स जो है वो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स होंगी, दैट इज SSBN। इसमें एक और छोटा सा आपको बताता हूँ कि SSBN क्या होता है, ये SS क्या कहते हैं। तो SS जो होता है ये एक नॉमेनक्लेचर है, अमेरिकन लोगों ने दिया है। इसका SS का वहां पे मतलब होता है कि सबमरीन। तो SSN, SSK, SSBN ऐसे ऐसे करके ये नॉमेनक्लेचर देते हैं। तो SS का मतलब वहां पे सबमरीन लिया जाता है और ये विश्वव्यापी हो गया है, पूरे वर्ल्ड में इसको यूज किया जाता है। तो ये फॉलो अप होएगा अरिहंत क्लास जो सबमरीन्स बन गई हैं, भारत में 4 बन रही हैं, उसमें से एक कमीशन हो चुकी है अरिहंत भी कमीशन होने वाली है और ट्रायल्स चल रहे हैं। और उसके साथ ही तो अरिहंत को S2 कहा गया है, अरिहंत को S3 कहा गया है, फिर S4 और S4 स्टार, ये 2 सबमरीन हैं जो कि ये लॉन्च हो चुकी हैं और जल्दी ही इनके ऊपर एक अच्छी खबर आएगी। तो ये इसके ऊपर एक और बड़ा कदम लिया जाएगा और इसकी जो कैपेसिटी है, जो अभी तक जैसे अरिहंत और अरिहंत की 6000 टन है,
S4 स्टार की 7000 टन है, तो S5 जो SSBNs होंगी उनकी जो कैपेसिटी होगी वो 13,000 से लेकर 13,500 टन तक की कैपेसिटी मानी जा रही है। और इस तरह की 3 सबमरीन्स बनाने का अभी तक प्लान है। इन पे सबसे जो मजबूत और ताकतवर चीज होगी वो है K6 MIRV केपेबल सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स, और इनकी संख्या होगी 16 होगी ये K6 MIRV। MIRV क्या होता है? MIRV का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इसका मतलब है कि एक एक मिसाइल के ऊपर बहुत सारे वॉरहेड्स हो सकते हैं और वो अलग अलग दिशाओं में जाके लॉन्च करने के बाद अटैक कर सकते हैं अलग अलग टारगेट्स को। ये आप समझ सकते हैं कि इनकी संख्या मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये K6 जो है एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी भारत की। इसकी रेंज जो मैक्सिमम रेंज है वो 8,000 से 12,000 किलोमीटर बताई जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। साथ साथ ही K5 के ऊपर भी काम चल रहा है, जो K5 मिसाइल्स जिनकी रेंज 5,000 to 6,000 किलोमीटर है, और K4 जो है वो ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं हम, और ये 3,500 किलोमीटर इनकी रेंज है, और ये ऑलरेडी अरिहंत और अरिघत पे उपलब्ध होंगी। और 4 मिसाइल्स इस तरह की हमने पहले क्यों प्लान की हैं, क्योंकि मिनिमम 4 मिसाइल्स चाहिए जिनको हम पोजीशन कर सकें बे ऑफ बंगाल में, और वहाँ से वो पूरे चीन के ऊपर कहीं भी अटैक कर सकते हैं, और हमारे जो न्यूक्लियर ट्रायड है उसको कंप्लीट करती हैं। 5वीं उपलब्धि जो होगी वो होगी प्रोजेक्ट 75A या प्रोजेक्ट 75 अल्फा मिसाइल्स। ये न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स हैं, तो इनको कहेंगे हम SSNs। तो इनका वेट कम होता है, ये 6,000 टन की होंगी, क्योंकि ये अटैक सबमरीन्स हैं, इनको मैनेवरेबिलिटी चाहिए, इनको स्पीड चाहिए, तो ये इनकी उपलब्धि रहेगी। लेकिन अभी थोड़ा इस पे टाइम लगेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट 75 इंडिया या प्रोजेक्ट 75I, प्रोजेक्ट 76 ये सब अभी भी लिंगर कर रहा है, तो हो सकता है प्रोजेक्ट 75A को भी थोड़ा वेट करना पड़ जाए। तो इनकी जो डिज़ाइन फिजिबिलिटी जो है वो स्टडी जो है फिजिबिलिटी स्टडी वो 2025 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। फिर डिज़ाइनिंग जो है वो कंप्लीशन 2030 तक, और लॉन्च जो है वो 2035 तक की उम्मीद की जा रही है। और अंत में आपको मैं बता दूं कि बहुत बड़ी जो भारतीय नेवी की जो उपलब्धि है इसमें इन सब चीज़ों में वो होगी कि 90% जो है इंडिजिनाइजेशन या आत्मनिर्भर भारत कंपोनेंट जो इसमें फ्लोट कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि शिप का हल और शिप का सुपरस्ट्रक्चर जो ऊपर बना हुआ होता है 90% जो है वो इंडियन होएगा। इसी तरह से जो मूव कंपोनेंट है, मूव का मतलब क्या हो गया कि प्रोपल्शन, इंजन वगैरह वगैरह, तो ये जो है 60% जो है वो इंडिजिनाइजेशन होगा, इंडियन कंपोनेंट होएगा। और थर्ड आता है, तीसरा जो होता है वो फाइट कंपोनेंट होता है, और वो जो है वेपन्स एंड सेंसर्स, वो हमारे 50% जो है भारतीय हैं, और बाकी 50% जो है अभी भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। धीमे धीमे ये सारे कंपोनेंट्स भारत की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई भी देश जो है 100% इंडिजिनस इक्विपमेंट लगाता है, क्योंकि बहुत सारे देशों के पास बहुत सारी महारत हासिल होती है, और उस उपलब्धि को, उनकी उसकी कैपेबिलिटी को आप यूज़ करना चाहते हैं। तो एक छोटा सा कैप्सूल था 5 आने वाली भारतीय सेना में, भारतीय नौसेना में जो महत्वपूर्ण हैपनिंग होने वाली हैं, घटनाएं होने वाली हैं, और उससे भारतीय नौसेना मजबूत बनेगी। तो आगे बात करेंगे इसके बाद हम शीघ्र ही। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं कमांडर संदीप धवन।